इन्वेस्टमेंट के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फिर म्यूचुअल फंड ही क्यों, सारा जुलूस म्यूचुअल फंड पर ही क्यों? कारण समझते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज खंडेलवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन्फिनिटी। और आज हम चर्चा करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के विषय में कि इन्वेस्टमेंट के इतने सारे ऑप्शंस बाजार में अवेलेबल होने पर भी हमारा जो फोकस होता है वो म्यूचुअल फंड पर ही होता है। तो ऐसा क्या है म्यूचुअल फंड में जो आम आदमी को अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट के लिए? उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार करे हैं। हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं और समझेंगे आज कि बाकी और निवेशों की तुलना में म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश कैसे बेहतर हो सकता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब लचीलापन। लचीलापन का मतलब क्या है कि मुझे जब पैसे की जरूरत हो तब मुझे पैसा मिल जाए। ये सबसे बड़ी खासियत है म्यूचुअल फंड की। अभी हम इसको कंपेयर करेंगे एफडी से या फिर प्रॉपर्टी से। लेट सपोज मैंने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख रुपए का, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख रुपए का। अब मुझे कल ही किसी इमरजेंसी के कारण 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई वापस, तो क्या मुझे प्रॉपर्टी मेरा 10 लाख रुपए लौटा पाएगी? आंसर होगा डेफिनेटली नहीं, उसमें टाइम लगेगा लिक्विडेट होने में। जबकि म्यूचुअल फंड में जब मुझे पैसा चाहिए तभी मैं अपना पैसा वापस निकाल सकता हूँ। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो हमारा आता है दैट इज लो कॉस्ट। म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए जो हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है वो काफी लो कॉस्ट होती है। मतलब उनकी जो ब्रोकरेज होती है या जो एक्सपेंसेस रेशियो होता है वो 1-1.5%, 2% या 2.5% के आसपास तक जा सकता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें उसी चीज के दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, फिर हम एग्जांपल लेते हैं वापस प्रॉपर्टी को, तो प्रॉपर्टी में 1.5-2% तो आपको ब्रोकर को ही देना पड़ जाता है। उसके अलावा कई सारे और एक्सपेंसेस होते हैं, रजिस्ट्री कराना और बाकी सारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स जो भी प्रोसेस होते हैं उन सब में खर्चा। और ना सिर्फ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में बल्कि और भी कई दूसरे इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आप जाके देखेंगे तो वहां के इन्वेस्टमेंट के रेशियोज भी काफी ज्यादा होते हैं और रूटीन में होने वाले होते हैं। सबसे बड़ी बात कि काफी एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आगे होते भी रहेंगे, जबकि म्यूचुअल फंड में जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें एक एक्सपेंसेस रेशियो फिक्स है, बस उतना ही एक्सपेंसेस आपका होने वाला है, उसके अलावा 1 रुपया भी आपका खर्चा नहीं होगा। ये हम कह सकते हैं इसका दूसरा एक प्लस पॉइंट है म्यूचुअल फंड में निवेश करने के कारण का। अगला पॉइंट आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन निवेश का बहुत अहम रूल है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपको अपना पूरा पैसा एक जगह नहीं डालना है। लेट सपोज प्रॉपर्टी, अभी हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, बहुत अच्छी लोकेशन पे, बहुत बढ़िया प्राइम लोकेशन पे हमने काफी अच्छी प्रॉपर्टी परचेज कर ली और वहां पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। इन फ्यूचर जेडीए की कोई ऐसी प्लानिंग हुई कि वहां से रोड निकलेगी, आपका तो पूरा का पूरा मामला ही खराब हो गया। करोड़ों की जो संपत्ति थी उसका मामला पूरा खत्म, पूरा जीरो हो गया। या हो सकता है कि अगर जेडीए आपको कुछ रिवर्स भी करता है तो उतना तो डेफिनेटली नहीं ही हो पाएगा जितना आपने इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल नहीं है। जबकि अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, यहाँ आपको डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया पैसा किसी एक कंपनी पे नहीं लग रहा है, वहां पर आपको मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहें जैसा ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा जो पैसा है बिल्कुल सिक्योर रहे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के माध्यम से आप उसको सिक्योर कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं उनमें पैसा लगा के आप उसको सिक्योर कर सकते हैं डेट फंड में डाल के। ठीक है। आप अगर उस पर चाहते हैं कि यार मेरी एज तो भी काफी कम है, मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो आपके पास में ये ऑप्शन मिल जाता है। इक्विटी के माध्यम से आप इस तरह की स्मॉल कैप कंपनीज में, स्मॉल कैप फंड्स में आप पैसा लगा सकते हैं जहां से आपको काफी बेहतर रिटर्न्स भी मिलते हैं। ठीक है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन का जो राइट आपको मिलता है ये आपको म्यूचुअल फंड में मिलता है दूसरी जगहों की कंपेरिजन में ज्यादा। अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड का ही ऑप्शन है, सब गोल्ड में ही डालना पड़ेगा। आप गोल्ड में कितने ऑप्शन डाइवर्सिफाई करेंगे? गोल्ड में ज्वेलरी में डाल दीजिए या जो बुलियंस आते हैं वो तो लिमिटेड 2-3 ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में होते हैं अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करने के। ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मीनिंग ये हुआ कि हम जो पैसा लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से
जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बाजार में म्यूचुअल फंड के माध्यम से, उस पैसे को मैनेज करने के लिए कुछ प्रोफेशनल्स बैठे हैं। उसके लिए आपका अनुभव बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। आपके पास में किसी चीज के निवेश का, इन्वेस्टमेंट का कितना अनुभव है, ये म्यूचुअल फंड में कोई मैटर नहीं करता। वहां तो आपकी एक एसआईपी कर दी आपने 5,000 10,000 रुपए महीने की, अपने आप वो पैसा जा रहा है, अपने आप इन्वेस्ट हो रहा है। अब वो इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, क्या रिटर्न्स निकाल रहा है, क्या नहीं निकाल रहा है, उसमें अपने को दिमाग लगाने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी की बाकी जगहों पर है। अभी हम उसी को कंपेयर करें वापस से किसी गोल्ड इन्वेस्टमेंट से या किसी प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में, वहां पर आपकी नॉलेज का बहुत महत्व है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कोई भी बेवकूफ ना देगा, कोई भी आपको गोल्ड के नाम पर कोई पीतल या कुछ और चीज भी बेच सकता है। प्रॉपर्टी के नाम पर आपको ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी दिलवा देगा जहां पर आगे डिस्प्यूट होने की संभावनाएं हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में इस तरह की संभावनाएं ना के बराबर है, खत्म है। क्योंकि वहां पर आपको केवल अपना डेट ध्यान रखनी है, अमाउंट ध्यान रखना है कि कितनी तारीख को मेरी एसआईपी जानी है, दैट्स ऑल। से और आगे बढ़ते हैं तो बात आती है रिटर्न पोटेंशियल की। रिटर्न पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि बाकी जगहों की तुलना में अगर हम रिटर्न्स देखते हैं कि मुझे मुनाफा कितना हो रहा है, तब भी आप को प्लस पॉइंट आपके म्यूचुअल फंड में मिलने वाला है। अगर हम एक्चुअल रिटर्न्स की बात करें प्रॉपर्टी के, तो आपको कुछ एग्जांपल ऐसे भी मिल जाएंगे जहां साल भर में ही दाम दुगने हो गए, 2 साल में दाम दुगने हो गए। लेकिन कुछ एग्जांपल ऐसे भी तो मिलेंगे कि भाई साहब 15 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी थी, आज कोई उतना भी दे दे जितना मैंने खरीदी थी तो भी बेचने को तैयार हूं। तो आप देख पाएंगे कि वहां पर जो रेट ऑफ रिटर्न्स हैं उनकी ग्रोथ का रेशो उतना ज्यादा नहीं है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन आता है कि साहब मैंने तो अपना एक फ्लैट खरीदा, उसको रेंट पे दे दिया, अब आराम से मेरी इनकम हो रही है। आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, ऑन एन एवरेज 5-6% से ज्यादा आपके रिटर्न्स नहीं आते हैं रेंट इनकम में भी। मतलब जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका 5-6% भी अगर मिल रहा है तो भी मानिए कि रेंट में आपका बेस्ट मिल रहा है। इससे ज्यादा की आप एक्सपेक्टेशन ना रखें। जबकि हम अगर बात करें अपने म्यूचुअल फंड की, यहाँ पर आपको आराम से 12-15% के रिटर्न देखने को मिलते हैं। आप प्रीवियस हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, डीप में जाकर स्टडी करेंगे तो आपको और ज्यादा भी रिटर्न देखने को मिलेंगे। 20-20, 30-30, 40-40% के रिटर्न भी लोगों ने लिए हैं। इस तरह का कोई कमिटमेंट मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ कि इतना मिलेगा, लेकिन आप हिस्ट्री तो चेक करेंगे तो आपके सामने सारे आंकड़े आ जाएंगे, गूगल के पास में सब अवेलेबल है आजकल। इसी तरीके से अगर हम गोल्ड से भी कंपेयर करें तो वहां का भी रिटर्न 6-7-8% से ज्यादा का आप एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि उसकी भी ग्रोथ तो है डेफिनेटली, लेकिन उतनी नहीं है जितनी म्यूचुअल फंड को दे सकता है। अगला पॉइंट जो आता है वो आता है हमारे पास में ट्रांसपेरेंसी। साहब ये प्लॉट है, ये जमीन है, ये इस भाव में आ रही है, ले लो साहब। भाई साहब ने साइन कर दिए, पेमेंट कर दिया, ले ली। बाद में पता चला कि वो तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, उसमें तो ऑलरेडी 2 पट्टे जारी किए हुए हैं, अब उस चीज के लिए अपन माथाकुटी कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी वाला जो सेगमेंट है वो आपको जो म्यूचुअल फंड में देखने को मिलने वाला है वो और दूसरे सेगमेंट में उतना बेहतर शायद नहीं देखने को मिलेगा। गोल्ड की बात करें, गोल्ड में भी आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा कि सामने वाला बोल रहा है कि गोल्ड है तो गोल्ड है। वो सुनार अगर बोल देगा कि भाई साहब ये गोल्ड नहीं है तो फिर मामला खत्म। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कितनी है वो उसका आकलन आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल इस तरीके से है कि आपसे अगर 10,000 रुपए की एसआईपी ली जा रही है, 10,000 रुपए आप एसआईपी में निवेश कर रहे हैं, तो आप पूरा ब्यौरा देख सकते हैं कि मेरा वो 10,000 रुपया कौन कौन से फंड्स में लगा हुआ है, उन फंड्स के माध्यम से वो कौन कौन सी कंपनीज में लगा हुआ है, उन कंपनीज का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, किन ऑब्जेक्ट्स पर वो काम करती हैं वो कंपनीज, किन सेक्टर्स में वो काम करती हैं, उन कंपनीज में कितना कितना परसेंटेज लगा हुआ है। मतलब उस 10,000 रुपए के एक रुपए का ब्यौरा भी आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरी कहीं जगह देखने को मिलने वाली है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है फ्लेक्सिबिलिटी। अभी मैंने एफडी करवा ली, ठीक है। अब एफडी करवाने के बाद में 10 लाख रुपए मैंने एफडी में अपने जमा कर दिए। अब मुझे किसी कारण से इमरजेंसी आ गई और 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो क्या मैं उस एफडी में से 2 लाख रुपए निकाल सकता हूँ? आंसर होगा डेफिनेटली नहीं। या तो मुझे वो 10 लाख रुपए पूरे ही लेने पड़ेंगे। बैंक वाला क्या बोलेगा कि भाई साहब एक बार तो 10 लाख रुपए पूरे निकलेंगे, फिर भले ही आप 8 लाख रुपए की दोबारा नई एफडी करवा दो आज की रेट से। पहले जो रेट जो आपको मिली है वो नहीं मिलने वाली है, आज की रेट से आप 8 लाख रुपए की एफडी फिर से करवा सकते हैं और फिर 2 लाख रुपए आप यूज कर लीजिए। प्लस आपका जो एफडी ब्रेकिंग चार्ज है वो अलग से आपको देना पड़ेगा। प्लस आपने हमसे जो कमिटमेंट किया था वो 3 साल के लिए किया था कि 3 साल एफडी रखेंगे, और आप तो साल भर में ही तोड़ रहे हो, तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो भी साल भर के अकॉर्डिंग मिलने वाला है।
ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ना के बराबर है। ठीक है, अब इसी को कंपेयर करते हैं अपन अपने म्यूचुअल फंड से। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है, यहाँ पर आपको जब चाहिए तब तो आप पैसा निकाल लो, ये तो हो गया लिक्विडिटी। जैसे चाहिए आप वैसे इन्वेस्टमेंट कर दो। साहब मेरे पास में तो 10 लाख रुपए हैं, उसके बाद में मेरे पास में कोई पैसा नहीं है, ठीक है साहब आप लमसम में डाल दो। साहब मेरे पास में तो 10 लाख रुपए भी हैं और मैं 10,000 रुपए महीने के भी दे सकता हूँ, तो आप लमसम के साथ में साहब SIP भी करवा लो। ठीक है, साहब मेरे पास में 10 लाख रुपए हैं, लेकिन मेरे को तो इसमें से ही पैसा निकालना भी है हर महीने के मेरे खर्चे के लिए, तो ठीक है साहब आप SW भी करवा लो। ठीक है, साहब मेरे पास में 10 लाख हैं, लेकिन मैं लिक्विड फंड का मजा लेना चाहता हूँ, लेकिन लिक्विड में डाले बिना, सॉरी इक्विटी फंड का मैं लेना चाहता हूँ बेनिफिट, कि इक्विटी में डालने से जो मुझे बेनिफिट मिल सकते हैं 12-15% के, वो मिलना चाहिए, लेकिन मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहता। कोई दिक्कत नहीं, आप STP करवा लीजिए। तो मतलब इतने सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं कि जैसे जो चीज आप चाहते हैं वो चीज आप ले लीजिए। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और कहीं मिले संभावना थोड़ी सी कम है। आगे बढ़ते हैं साहब। इसके बाद में आता है वेल रेगुलेशन, मतलब रेगुलेटरी एक्ट बना हुआ है। ये कोई क्रिप्टो करेंसी वाला फंडा नहीं है कि साहब लगा दो अपने रिस्क पर है, हो सकता है कि कल ही दुगने हो जाए, या हो सकता है कि कल आपको लिस्ट में नाम ही नहीं दिखे कि इस नाम की कोई क्रिप्टो करेंसी भी थी। तो रिस्क मतलब जहां उतना ज्यादा लेके चल रहे हैं, यहाँ पर रिस्क ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर गवर्निंग बॉडी है सेबी पूरा गवर्न करता है। जहां भी आप पैसा लगा रहे हैं, जिन म्यूचुअल फंड कंपनीज में आप पैसा लगा रहे हैं, उनसे काफी बड़े अमाउंट की सिक्योरिटी सेबी ने अपने पास में जमा रखी है, ताकि उनके निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे। उसके बाद में भी अगर कहीं पर भी जरा सा भी हलचल सेबी को दिखाई देती है, तो सेबी तुरंत एक्शन लेती है। उसके हम कई एग्जांपल सहारा या इस तरह के कई एग्जांपल भी देखते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरी जगहों पर निवेश जो कर रहे हैं, उसके कंपेरिजन में सेफ्टी एक फील करते हैं, क्योंकि गवर्निंग बॉडी है उस चीज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, एक लास्ट जो पॉइंट आता है हमारा, वो है टैक्स बेनिफिट। FD में टैक्स बेनिफिट चाहिए, 5 साल का लॉकिंग, रेट ऑफ रिटर्न कितना, 5-6% के आसपास। ठीक है, गोल्ड में कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला टैक्सेशन का। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई टैक्स बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में अगर आपने लोन लिया है वो बात अलग आ गई, हाउसिंग लोन पर। अगर आपने कोई शॉप ली है, ऑफिस लिए है, प्लॉट लिया है, उनमें कोई टैक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको ये पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। ELSS, जिसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के तहत जो आप निवेश करेंगे अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स, आपको उतने अमाउंट की छूट मिल जाएगी, अप टू 1.5 लाख। तो मेरे पास में इतने सारे कारण हैं अपने म्यूचुअल फंड को पॉजिटिव बताने के। अब आपके पास में अगर ऐसे कोई कारण हैं जिनसे म्यूचुअल फंड नेगेटिव आप दिखा सके, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि मुझे अगले वीडियो के लिए कुछ पॉइंट्स भी आपसे मिल सके, ताकि मुझे समझ में आए कि आप किन पॉइंट्स पर वीडियो चाह रहे हैं। ठीक है, तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपको ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसा ही म्यूचुअल फंड में झोंक देना है, नहीं, लेकिन म्यूचुअल फंड को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। मतलब फर्स्ट जो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो म्यूचुअल फंड, उसके बाद में जो बाकी के जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो भी हमें धीरे धीरे करके ऑप्ट करने हैं। नमस्कार, धन्यवाद।